गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गाउस थ्योरम पढ़ रहे थे, तो गाउस थ्योरम में हमने आपको गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट बताया और गाउस थ्योरम का प्रूफ भी आपको बताया। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउसेस थ्योरम। यानी गाउस थ्योरम के हेल्प से हम लोग कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाउस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे। हेडिंग समझ में आ गई ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउसेस थ्योरम। यानी हम गाउस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाउस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज लिए प्लस क्यू और उसको वैक्यूम में एक पॉइंट ओ पर रख दिए। अब पॉइंट चार्ज के अराउंड जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया स्फेरिकल शेप का। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज ने अपने अराउंड जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, उसी रीजन में हमने एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस लिया। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया गया कोई भी सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस जिसके लिए हम गाउस थ्योरम का यूज करते हैं, उसी को गासियन सरफेस कहते हैं। तो हमने इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस लिया, इसी को हम गासियन सरफेस कह रहे हैं। हमने मान लिया कि इस गासियन सरफेस की रेडियस r है। तो जब इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस r हो गई, तो इस स्फेरिकल सरफेस की एरिया हो जाएगी 4πr²। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे क्लोज सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान लेते हैं, जिसमें एक एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया पॉइंट P पर, और इस छोटे से एलिमेंट की एरिया है ds। अब हम जहाँ एलिमेंट लिए हैं जिसकी एरिया ds है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम दिखा दें। तो चूँकि ये हमारा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग आउटवर्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। और इस छोटे से एलिमेंट के एरिया वेक्टर का भी हम डायरेक्शन दिखा दिए। ठीक है, अब ये जो क्लोज सरफेस हमने लिया है, इसके लिए ज़रा गाउस थ्योरम लगाएं। फ्रॉम गाउसेस थ्योरम, तो गाउस थ्योरम हमारा है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस को लिख सकते हो ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। तो सिंस ई एंड डी एस, यहाँ पर देखिए ई एंड डी एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस एंगल बिटवीन देम विल बी ज़ीरो, इसलिए यहाँ पर हम एंगल को ज़ीरो ले लेंगे। इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कास ज़ीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मीन्स होल एरिया ऑफ सरफेस, और चूंकि यहाँ क्लोज इंटीग्रल है इसलिए पूरे क्लोज सरफेस की एरिया, तो पूरे क्लोज सरफेस की एरिया है 4πr²। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह हम लिख देंगे 4πr²। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इज इक्वल टू हो गया, इसको आप इस तरफ कर दीजिए, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r², ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जहाँ पे आपका पॉइंट P है, ये वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए Q0। ठीक है, तो आप जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो हम यहाँ P पॉइंट पर यदि टेस्ट चार्ज Q0 रख दिए, तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर फोर्स कितना लगाती है, QE। तो हमारा चार्ज Q0 है, इसलिए यहाँ Q0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे
कि इफ ए टेस्ट चार्ज plus Q naught is placed at point P, then the force on test charge will be, तो टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा इसको देखिए। तो टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई क्यू नॉट ई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें करना क्या है, इक्वेशन 1 से ई की वैल्यू निकाल के यहीं रख दीजिए। तो ये हो गया क्यू नॉट और ई की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इस इक्वेशन को लिख सकते हो ऐसे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और आप जानते हो कि यही कूलम्स लॉ है, यही कूलम्स लॉ हो गया। तो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब जरा कुछ छोटी मोटी बातें देख लीजिए गॉस थ्योरम से रिलेटेड। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए सम यूजफुल पॉइंट्स। इसमें पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स pass through from a closed surface in vacuum, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट। और गॉस साहब ने अपने थ्योरम में जो बताया, और एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस ड्रा किया गया हो, चाहे वो किसी भी शेप का हो, यदि वो क्लोज सरफेस है तो पूरे क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है। यदि यही सरफेस मीडियम में हो, इफ सरफेस इज इन ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, देन तब यही हो जाएगा Q अपॉन के एप्साइलन नॉट, या इसको लिख सकते हो Q अपॉन एप्साइलन, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स pass through from a closed surface does not depends upon shape and size of surface. It is only depends upon net charge enclosed within surface, ठीक है ना। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, यह केवल सरफेस के भीतर नेट चार्ज पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, इसके अराउंड ये सरफेस ड्रा कर दिया, इसके अराउंड ये सरफेस ड्रा कर दिया, इसकी रेडियस मान लीजिए R है, इसकी 2R।
लेकिन इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स यदि φ1 हो और इससे पास होने वाला फ्लक्स φ2 हो तो φ1 और φ2 दोनों सेम होंगे। भले ही इस सरफेस की एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन चूंकि दोनों के भीतर नेट चार्ज प्लस क्यू ही है, इसलिए दोनों के पास होने वाला फ्लक्स सेम होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स सरफेस के शेप साइज एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ सरफेस के भीतर नेट चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट इसमें हो गया, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।